Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instrument. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। ठीक है, पहले ही हेडिंग जब सबसे पहले आप डाल लीजिए और वो है बेटा शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। ठीक है, अब ये कैसा फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना है, किसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। वैसे यदि मैं बताऊं यहां पर तो इन क्वेश्चंस को वैसे तो डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा जाता है अनलेस एंड अनटिल आपको फॉर्मूला याद नहीं है। जब तक आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मानिए कि ये सवाल आपको दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सवाल लगेगा। लेकिन यदि एक बार आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले के अंदर की जो छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, कोई ऐसा हाई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल होता है। बस क्या है कि एक बार आप फॉर्मूले को समझ लीजिए। अब बेसिकली यहां पे इस टॉपिक की यदि मैं शुरुआत करता हूं तो क्या है, यदि आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करोगे, कभी मान के चलो आपके पास में कोई जैसे किसी रूम के अंदर में या कहीं बाहर जाके सराउंडिंग में ग्राउंड में किसी चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप क्या कर लो, एक ग्लास का स्लैब ले लो जिसकी थिकनेस हो कुछ तो भी, टी थिकनेस का एक स्लैब ले लो, अच्छी खासी थिकनेस, और उसमें से किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आपको ऐसा फील होगा कि या तो वो पास में नजर आएगी या फिर वो दूर नजर आएगी। मतलब एग्जैक्टली जहां पर वो रखी हुई है वो उस पोजीशन पर आपको नजर नहीं आएगी, या तो थोड़ा सा दूर होगा या वो थोड़ी सी पास होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो सॉरी, ऑब्जर्वर तो अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है उसे उसकी इमेज किसी दूसरी पोजीशन पर दिखाई देती है और ऑब्जर्वर उस इमेज को ही अभी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ऑब्जर्वर ने जो इमेज देखी है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में या तो कम दूरी पर होगी या फिर ज्यादा दूरी पर होगी। इसे ही कहा जाता है शिफ्ट। इसे ही क्या कहा जाता है, शिफ्ट कहा जाता है। यदि मैं आपको बेसिक एग्जांपल जो अभी वाला जो मैंने एग्जांपल बोला था, इस एग्जांपल में यदि मैं देखता हूं तो इसमें होता यह है बेटा कि यदि आप ग्लास के स्लैब में से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट पास नजर आएगा। ठीक है, ये भी एक सवाल होता है। ठीक है, ये भी एक सवाल होता है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस फिनोमिना। किस प्रकार से यहां पर इस फिनोमिना को हम लोग समझते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास के स्लैब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में ग्लास का स्लैब है वैसे, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी समझने के पर्पज से हम लोगों ने लिख दिया है कि भैया ये हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक स्लैब है और बेटा इसकी जो थिकनेस है वो है यहां पर टी। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस हमारे पास में है टी। ओके, मैंने बोला ठीक है सर जी, थिकनेस टी है। अब यहां पर एक साइड में ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक साइड में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उन चीजों को यहां पर पहले डिफाइन कर लो, कहां पर किसको आप बिठा रहे हो। माना कि भैया हमारा यहां पर ये वाली साइड में है ऑब्जर्वर और ये वाली साइड में कहीं ऑब्जेक्ट है। यहां पर आपके एयर है और यहां पर भी हमारे पास में एयर है। हम लोग सबसे सिंपल केस को पढ़ रहे हैं क्योंकि मेडिकल में सबसे सिंपल केस ही आपका पूछा जाने वाला होगा। इज इट क्लियर टू यू? मैं बोला ठीक है। अब देखो ये पता लग गया, अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहां पर बिठा देते हैं। मैंने माना ये एक लाइन मैंने बना दी और इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, x है। अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इतना दूर नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो इसको चिपका के, आंखों से चिपका के ही इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो बताओ क्या होगा, यहां पर कुछ सिंपल सी चीजें होंगी। क्या होगी बेटा, यहां से लाइट रे चलेगी, यहां से लाइट रे चलेगी। मैं बोला बिल्कुल ठीक है। ये है आपका यहां पर नॉर्मल। इस लाइट रे को जाना तो ऐसे था, जाना तो ऐसे था, लेकिन ये एयर है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे हम लोग ग्लास का ही मीडियम मान रहा हूं मैं अभी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो क्या होगा बताओ, होगा ये कि ये जो लाइट रे है इधर जाने के बजाय मुड़ेगी, और किधर में मुड़ेगी, तो यू विल से दैट इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और यदि टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी तो मतलब ये लाइट कहीं ऐसे चली गई। अब ये लाइट यदि कहीं ऐसे गई है तो ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, यस और नो। अब यहां तक पहुंचेगी तो ऐसा फील होगा
कि भैया इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां पर आपको बनती हुई नजर आएगी। ये है आपकी पहली इमेज, मैं मान लेता हूं I1, और ये कितनी दूरी पर बनेगी उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, ये कितनी दूरी पर बन रही है। मैं मान लेता हूं इसे D1 वगैरह मान लेता हूं। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि जो हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है और वो कॉन्सेप्ट कहता है मुझसे कि μ2 अपॉन μ1 बराबर d डैश अपॉन d या h डैश अपॉन h, जो भी मानना है वैसे आप मान लीजिए। बताओ यहां पर क्या किसको क्या लिखा जाता है? तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है। तो यहां पर आप देखिए अभी जो हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट एयर में है और हम लोगों ने यहां पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन है, ये आपका क्या है? ये है आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये हो रहा है कि भले ही आपका ऑब्जर्वर अभी यहां पर है लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि यहां से वो देख रहा है। देखो फाइनल इमेज नहीं प्रोड्यूस हुई है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। भाई रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद यदि ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट वही है और उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, या हम लोग बोलते हैं जहां पे ऑब्जर्वर है, तो अभी तो ऑब्जर्वर म्यू वाले में है और कहां से आ रहा है? 1 से। और d डैश तो हमें निकालनी है जिसे मैंने d1 बोला है, और d क्या है आपका? x है। तो भैया आपने पाया d1 की जो वैल्यू आई है वो आई है म्यू इंटू एक्स। कितनी आई है? म्यू इंटू एक्स आई है। इसका मतलब ये हो गया d1 बराबर म्यू इंटू एक्स इज वॉट क्या है? ये है फर्स्ट इमेज, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन। अब वापस से देखो बेटा यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा और वास्तविकता में इस इमेज को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन होगा क्या? यहां पर ये लाइट रे जो है वो क्या होगी? म्यू से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कहीं ऐसे ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होगी। दिस इज फाइनल, रिफ्रैक्टेड तो है लेकिन ये फाइनल, या मैं बोल सकता हूं कि भैया यहां पर आप देख रहे हो सेकेंड रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंड रिफ्रैक्शन यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब मैं मान लेता हूं कि कहीं यहां से यदि मैं इसे मिला देता हूं तो यहां पर मुझे मिल रही है फाइनल इमेज I2। इस फाइनल इमेज I2 के लिए मैं इसे लिख देता हूं D2। कितना लिख देता हूं बेटा? D2। क्लियर है? ओके। तो भैया सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। अब क्या हो रहा है? अब आप फिर से यहां पहुंच गए, यहां पर रिफ्रैक्शन देख रहे हो। ठीक है, यहां पर आप रिफ्रैक्शन देख रहे हो, तो अब आप फिर से सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे और इस बार फिर से लिखोगे μ2 अपॉन μ1 बराबर d डैश अपॉन d। बोलो यस और नो? μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, तो भैया कहां लाइट जा रही है? अब आप एयर में जा रही है तो 1 हो गया। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, मतलब म्यू हो गया, बराबर d डैश तो आपको कैलकुलेट करना होता है जो d2 है मेरे पास में, और d क्या है? तो d है बेटा आपके पास में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बस यहीं पर ध्यान देना। अब वास्तविकता में सेकंड रिफ्रैक्शन से जब आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो कहां है वो? तो बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को जिसकी डिस्टेंस बेटा यहां से लेकर के यहां तक की है। ध्यान रखना, यहां पे इमेज बनी है फर्स्ट इमेज, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस बार। इस फर्स्ट इमेज को, सर हम तो ऑब्जेक्ट को देख रहे थे ना? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे थे, सही बात है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब आपने देखा तो पहला रिफ्रैक्शन यहां हो चुका है, इसके कारण अब ऑब्जेक्ट यहां बचा ही नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका पीछे सरक गया है। अब सर सच में पीछे ही सरकेगा क्या? यस बेटा, सच में पीछे ही सरकेगा, लेकिन अब हमको फाइनल चीजों को देखना है। तो फाइनल चीजों को जब हम लोग देख रहे हैं वो सिचुएशन में अब आपका इमेज यहां पर बन चुकी है, मतलब ये D2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इस D2 के लिए अभी ऑब्जेक्ट जो है वो ये फर्स्ट इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो भैया डिस्टेंस देखो कितनी है, तो ये वाली μx यहां तक की, देखो यहां तक की कितनी है μx, और यहां से आगे का t है, तो μx प्लस का t यहां पर आएगा तो आप इसे लिखोगे
म्यू एक्स प्लस का टी। सो यू कैन से दैट कि भैया D2 जो आ रहा है वो मिल रहा है आपको म्यू एक्स प्लस का टी अपॉन म्यू। बोलो यस और नो। तो आप इसे और अच्छे से चाहो तो लिख सकते हो D2 बराबर एक्स प्लस का टी बाई म्यू। यस और नो। तो आपने बोला सर जी ये वाली बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए? तो अब आपको चाहिए बेटा शिफ्ट फ्रॉम दी स्लैब। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। शिफ्ट फ्रॉम स्लैब ये कितना आ रहा है, तो कितना शिफ्टिंग हुआ है? तो भैया दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, और इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? देखो इनिशियली यहां पर आ जाओ। इनिशियली ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये आप यहां पर हो, बराबर है। तो शिफ्टिंग कितने की हुई है? तो शिफ्टिंग देखोगे तो भैया इस वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो। ध्यान से सुनना, यहां पर वास्तविकता में ऑब्जेक्ट था और यहां से बाजू में खड़े होकर के आप देख रहे थे। ये वो सिचुएशन है जहां पर फाइनली आपकी इमेज बन रही है। तो इसमें से यदि इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाली डिस्टेंस मिलेगी जिसे मैं शिफ्ट का नाम दे रहा हूं। तो भैया देखो कितना हो जाएगा, x प्लस का t और माइनस का दिस। तो यू विल बी राइटिंग x प्लस का t माइनस x प्लस का t बाई म्यू। सो यू आर गेटिंग x से x कट जाएगा तो t माइनस टी बाई म्यू। सो बेटा t को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस का 1 बाई म्यू। ये है आपका शिफ्ट, ठीक है। t 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो भैया इस शिफ्ट को बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल शिफ्ट। इसके अलावा भी कोई होता है कि हाँ बेटा लेटरल शिफ्ट करके भी एक आता है। तो इस नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला मान के चलो मैं इसे ns लिख देता हूं। तो ये लिखा जाएगा t 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये है आपका फॉर्मूला। बोलो यस और नो। तो बेटा ये फॉर्मूला कब आया है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन slab is surrounded by किसके द्वारा? सराउंडेड बाई एयर। दोनों साइड में एयर है तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। लेकिन क्या होगा यदि स्लैब एयर के बजाय वाटर में रखा हो या किसी और मीडियम में भी तो रखा हो सकता है। तो भैया हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? मॉडिफाई। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मल शिफ्ट व्हेन air is replaced by some other medium, replaced by some other medium। किसी दूसरे माध्यम से हम लोगों ने इसे चेंज कर दिया है। तो भैया आपका जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा वो आएगा t। t इज द थिकनेस। किसकी थिकनेस? उस स्लैब की थिकनेस। t किसकी थिकनेस है? स्लैब की थिकनेस है। इंटू 1 माइनस, अब इस 1 की जगह बस चेंज हो जाएगा, यहां आएगा म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ मीडियम बोल सकते हो, जिसको आप इंसर्ट करा रहे हो, जो स्लैब के मीडियम की यहां पर बात चल रही है। तो नॉर्मल शिफ्ट जो आएगा वो लिखा जाएगा t 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। एक काम करो, सुनो, एक काम करो, इस मीडियम की जगह ना स्लैब लिख लो, नहीं तो कई लोग है ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है, अब अच्छा लगेगा। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आया? t 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। कितना आया? t 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई है या नहीं आई है? बोलो। सिंपल है, चीजों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। कहानी इस प्रकार से है ये कि भैया हमारे पास में यहां पर एक स्लैब है, इसकी थिकनेस बेटा यहां पर t है और ये म्यू ऑफ स्लैब हमें पता हो, यहां सराउंडिंग है, यहां पर भी सराउंडिंग है, दोनों जगह क्या है बेटा? सराउंडिंग है। ये आपकी एयर है और ये भी आपका एयर है, लेकिन यहां पर कोई दूसरा मीडियम भी पॉसिबल है। यस और नो, है या नहीं है? क्लियर है ये वाली बात है। अब यहां पर हम लोगों ने जिन चीजों को देखा है वो क्या है? यदि ये मीडियम है या जो भी है एयर है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ सराउंडिंग
और यहां पर भी जो सराउंडिंग है जो भी है उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ सराउंडिंग। और हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि सराउंडिंग ऑफ बोथ साइड इज सेम, सराउंडिंग ऑफ बोथ साइड्स इज सेम। पहली एक कंडीशन हम लोगों ने यहां पर लिख दी है। ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, देखो हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा है नॉर्मल शिफ्ट का, वो क्या लिखा है, T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। तो इस फॉर्मूले के अंदर में किन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। सराउंडिंग ऑफ बोथ साइड्स इज सेम, ये पहली कंडीशन है जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो शिफ्ट लिया जाता है, शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये जो शिफ्ट आप ले रहे हो ये कहां से लिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट से लिया जा रहा है। क्या ऑब्जर्वर से लिया है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहां से लिया गया है? ऑब्जेक्ट से लिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो हम लोग लिखेंगे, देखो ये कंडीशन होती है जिन पर थियोरेटिकल सवाल बनाए जाते हैं। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या कंडीशन है कि हम लोगों ने जो भी चीजें हैं उनको यहां पर ध्यान रखना है। एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमेशा हमें पता ही होती है कि जो रेज हैं वो कैसी हैं, रेज आर पैरेक्सियल। अब इसको मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार मैं नहीं लिख पाता हूं, ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में वो पैरेक्सियल रेज के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो दीज आर द 4 कंडीशन विच यू नीड टू रिमेंबर, यस और नो। अच्छा सर, शिफ्ट लेफ्ट या राइट जो भी है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं शिफ्ट उधर है जिधर अपने काम की रेज जा रही हैं, जिधर अपने काम की रेज जा रही हैं। सर मतलब समझ में नहीं आया, समझाते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक म्यू और इसका म्यू जो दिया गया है 1.5 है, यहां पर एयर है मतलब 1 है, यहां पर एयर है मतलब 1 है। मैंने मान लिया कि ये जो स्लैब है इसकी कुछ तो भी थिकनेस देते हैं, 1.5 ले रहा हूं। तो एक काम करता हूं, इसको ले लेता हूं 15 सेंटीमीटर। कितना ले लेता हूं? 15 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी दूरी पर रखना है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो सिर्फ शिफ्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो बताओ शिफ्ट कितना लिखोगे? तो सर जी आप बोलोगे नॉर्मल शिफ्ट बराबर आएगा T1 माइनस का म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। देखो बार बार फॉर्मूला लिखने से याद होता है। नॉर्मल शिफ्ट T कितना है? 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई स्लैब का कितना है? 1.5। ओके ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करिए। तो कितना आएगा बेटा? नॉर्मल शिफ्ट आएगा 15 इंटू, देखो 1 माइनस 15, इसको 2/3 कर सकता हूं। 1 माइनस 1.5 है तो 3/2, 2/3, 1 माइनस 2/3 में तो 1/3। तो बेटा ये आ गया 1/3, मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, शिफ्ट मुझे 5 सेंटीमीटर मिला है। तो इसका मतलब यह है कि यदि यहां मेरा ऑब्जेक्ट है और इधर मेरा ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुनना, और यहां पर यदि मेरा ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर, तो आपका जो शिफ्ट होगा वो बेटा इस साइड होगा। क्यों ऐसा? मैंने क्या बोला, एक पॉइंट और लिख लीजिए, आप अपने मन से लिखना है इस पॉइंट को। क्या बोला जा रहा है कि शिफ्ट उधर जिधर अपने काम की रेज जा रही हैं, मतलब ऑब्जर्वर इधर खड़ा है तो आपका शिफ्ट इधर हो गया। अब इसी सवाल में यदि ऐसा हो जाए, देखो सेम सवाल को रिपीट टेलीकास्ट है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। म्यू बराबर 1.5 है। और देखो इसमें जो सवाल बनाता है ना एग्जामिनर, कैसे बोलता है, जैसे यहां पर बोल दिया, देखो ये लाइन खींच देगा, बोलेगा कि भैया दिस इज द 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां पर वो जनरली क्या करता है, एक आंख बना के दे देता है। ठीक है, ये आंख बना दी। और या फिर इसमें भी और एग्जामिनर चालाकी करता है, पता है क्या करता है, सुनो, बोल देता है 25 15 कितने हो गए 40, तो भैया यहां पर बोलता है कि 10 सेंटीमीटर पर
ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, ठीक है। सवाल सुन लो, ये हो गया। तो बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सवाल है। इस सवाल को करोगे कैसे भाई? देखो, नॉर्मल शिफ्ट तो आप निकाल लोगे, नॉर्मल शिफ्ट तो आप निकाल लोगे, नॉर्मल शिफ्ट तो आप निकाल लोगे, बराबर है। यदि पहले देखा जाए, मान के चलो यदि ये ग्लास स्लैब ना होता तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आती, बताओ फटाफट से। यदि ये स्लैब ना होता तो उसकी जगह एयर भरी होती तो 10, 15, 25, 50 सेंटीमीटर, बराबर है। अब जो शिफ्ट आ रहा है यहां पर, शिफ्ट कितना आ रहा है? तो भैया देखो, सेम सवाल लिया है मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, शिफ्ट आ गया 5 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इसका मतलब है कि भैया जो इमेज की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो बताओ कितना आएगी? 5 सेंटीमीटर सरका तो दिया, किधर सरकाऊं, लेफ्ट या राइट? मतलब यदि मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि भैया ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी? मेरे पास दो पोजीशन है, या तो मैं इमेज को यहां बनाऊं 20 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, या फिर मैं इधर बनाऊं, कौन सा वाला शिफ्ट? ऐसा थोड़ी राइट साइड में शिफ्ट करना है, नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। शिफ्ट किधर? जिधर अपने काम की रे जा रही है, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट करना है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? पॉइंट को ध्यान रखना, जो लोग आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं उनको आगे चल के एक परेशानी आने वाली, उसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, थोड़ी देर में अगले सवाल में करूंगा उसको क्लियर। तो वो ये है कि भैया डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गई? 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, 45 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है आपको, इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट उधर जिधर अपने काम की रे जा रही है। लेकिन यहां पर ये तभी होता है जब म्यू ऑफ स्लैब इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग हो, तो बेटा आपका जो इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो पास में सरक के आती है। कब? म्यू ऑफ स्लैब इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग। यस और नो? क्या ये बात समझ में आया? सर दूसरा कुछ ऐसा नहीं समझ में आया, हमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। लो और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। सेम सवाल देखो, सेम सवाल, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी ना रहे। सेम सवाल, मैंने यहां पर ये 15 सेंटीमीटर का स्लैब लेना था, है ना, इसका म्यू बराबर तो मैंने 1.5 दिया हुआ था। अब मैंने बोला भैया म्यू ऑफ सराउंडिंग जो है वो है 2, और म्यू ऑफ सराउंडिंग इधर में भी है आपके पास में 2, ठीक है। अब देखिए, अब यदि यहां पर 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां पर 10 सेंटीमीटर पर ही आपका एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो अब बताओ, सेम सवाल है तो क्या करोगे? सवालों का करने का तरीका तो वही है भैया कि नॉर्मल शिफ्ट आपको निकालना है, तो T1 - 1 बाई म्यू, या मैं बोलूं म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, बराबर है। तो आपने लिख दिया सर जी नॉर्मल शिफ्ट बराबर T है 15 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग है 2, और ये आ गया 1.5। बोलो यस और नो? तो आपने लिखा। तो आप यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करी, नॉर्मल शिफ्ट 15 इंटू इसको देखो ये कितना बचेगा, 4/3। अरे भाई 1.5 और 2 है 20/15, 5 दिया 15, 5 का 20, 4/3, तो ये आएगा कितना, माइनस का 1/3। सो बेटा नॉर्मल शिफ्ट इस बार आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब इस -5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, अब देखो यही तो कहानी है, इस बार आपकी उल्ट इधर नहीं जाएगी बल्कि इधर चला जाएगा, मतलब इमेज विल बी एट दिस 5 सेंटीमीटर। तो भैया फाइनल देखो, अब यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो कितना आएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा? 10, 15, 10 कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर, बराबर है। शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया? माइनस का 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलो कितना आएगा? 40 या 30? 40 या 30? तो बेटा आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। वाई द 40 सेंटीमीटर इज ओवर हियर? क्योंकि बेटा इस बार है ना नेगेटिव आ गया। शिफ्ट यदि नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो दूर चला जा रहा है। क्या हो रहा है? दूर चला जा रहा है। तो क्या ये पॉइंट आपने अपने मन से लिखा? आपको समय दे रहा हूं, इसको समझिए जरा, फटाफट से समझिए। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर आया? पिछले क्वेश्चन में म्यू एयर था तो 1 था, मतलब स्लैब का म्यू जो है
वो ज्यादा था सराउंडिंग के म्यू से, तो आपका जो शिफ्ट आ रहा है वो किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है। लेकिन जब आपका शिफ्ट नेगेटिव हो गया तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? एक ही क्वेश्चन को मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया है, एक ही पॉइंट को इतनी देर एक्सप्लेन किया है। यस और नो? क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है? आया है या नहीं आया है? तो आप में से कई लोग बोलेंगे सर आ तो गया है। अब मान के चलो हमारे पास में, ये तो मैंने एक स्लैब की कहानी बताई, एक स्लैब पे सवाल बना दिया। एग्जामिनर ऐसा तो करेगा नहीं, एग्जामिनर क्या करेगा, 2-3 स्लैब लगवा देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, 2-3 स्लैब लगवा देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ? करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है जैसा ऐसे है। तो उसको तरीका समझ लीजिए, टोटल शिफ्ट को काउंट कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि व्हेन मोर देन वन स्लैब इज प्रेजेंट, जब आपके पास में एक से ज्यादा स्लैब प्रेजेंट हो, देन एड टोटल शिफ्ट, एड टोटल शिफ्ट, एड टोटल शिफ्ट। सर समझ में नहीं आया, सवाल करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। मेरे पास में पहला स्लैब मैंने ले लिया म्यू बराबर 1.5 का, इसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर से मैंने गैप छोड़ दिया। अब मैंने यहां पर ले लिया म्यू बराबर मैं 2 ले लेता हूं, इसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं, फिर से कुछ दूरी छोड़ देता हूं और फिर से एक और स्लैब ले लेता हूं। मान लीजिए ये है आपका 30 सेंटीमीटर का और इसका म्यू फिर से मैं 1.5 ले लेता हूं। ठीक है, डिवीजन में आसानी होगी। सर 3 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। अब मैंने मान लिया भैया यहां पर कहीं है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूरी जो भी आने लिखनी है वो लिख लेंगे। मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर और यहां पर ये भी है 10 सेंटीमीटर और यहां पर बेटा आपका एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, अब बताओ क्या करें? करना कुछ नहीं है, बिल्कुल। सर कुछ नहीं करेंगे तो क्या आएगा? आएगा ना, रुको तो सही। हर एक का शिफ्ट निकाल लीजिए। शिफ्ट को हम लोग यदि एस से डिनोट कर दें, मान लो यार कुछ तो सिंबल देना पड़ेगा ना, एनएस एनएस दे रहे तो S1 दे देते। तो S1 बराबर बताओ कितना आएगा? 15 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई, देखो कुछ नहीं बोला है, मतलब यार है 1.5। इसको सॉल्व कीजिए बेटा, 1.5 को 10/15 होगा, 1 माइनस 2/3, 1/3, तो ये आ गया प्लस का 5 सेंटीमीटर। सब प्लस आने वाले मुझे पता है। इसको देखो क्या करेंगे, इसको यदि करता हूं तो इसका S2 आएगा 20 इंटू 1 माइनस 1/2, तो बेटा ये आएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा और बोल भी रहा हूं मैं। और S3 बता दो बेटा कितना आएगा? 30 इंटू 1 माइनस 1/1.5, तो बेटा ये भी आ रहा है प्लस का 10 सेंटीमीटर, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको दूर रखना पड़ेगा। मान के चलिए ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि शिफ्ट इतना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सवाल वैसे ही देगा जिस हिसाब से वो सॉल्व करवा सके आपसे। ठीक है, तो अब आपके पास में कितना शिफ्ट आ गया? 25 सेंटीमीटर का शिफ्ट कितना आ गया टोटल? टोटल शिफ्ट बताओ। तो भैया टोटल शिफ्ट जो आ रहा है वो है प्लस का 25 सेंटीमीटर। प्लस आया है मतलब किधर? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा आपकी इमेज बनेगी यहां पर और ये डिस्टेंस आएगी 25 सेंटीमीटर। बताओ क्या इस सवाल को कर सकते हैं? यस और नो, फटाफट से बता दो, कर सकते हैं या नहीं आएगा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसी में अब एग्जामिनर क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। और घुमाते हैं मतलब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मान के चलो यदि एग्जामिनर चालाक है और उसने ऐसा सवाल दे दिया, देखो ये सवाल दे दिया। ठीक है, 1 2 और 3, म्यू बराबर 1.5, म्यू बराबर 2 और म्यू बराबर 1.5। ये है आपका 15 सेंटीमीटर, ये है आपका 20 सेंटीमीटर और ये है आपका 30 सेंटीमीटर। और सवाल में यदि अब पूछा जाए, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर
और यहां पर आपका ऑब्जर्वर वही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बस मैं सवाल में सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट कितना आएगा। तो अब यहां पर स्टूडेंट हैरान परेशान। क्यों हैरान परेशान? कि सर अब कैसे करें, तो चिपका चिपका के दे दिए। यदि अकेले को देखना होता, मतलब ऐसा होता कि भैया यहां ऑब्जर्वर होता और यहां सॉरी यहां ऑब्जेक्ट होता और यहां ऑब्जर्वर होता, तो मैं तो फटाफट कर लेता था, तब तो परेशानी नहीं थी। लेकिन इस बार सर देखो ये ऐसा दे रहा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो पहले निकाला है। आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। मतलब किस चीज का आंसर सेम रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। शिफ्ट का आंसर सेम रहेगा। क्यों? मैंने देखो वही 15 और 1.5, 22, 30 एंड 1.5 लिया है। पिछले सवाल को भी देख लीजिए, सेम है। तो ऐसी स्थिति में शिफ्ट का आंसर विल बी सेम। बस इतना ध्यान रखना, सबका आंसर सेम नहीं। तो शिफ्ट 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको जो लिखना है उन चीजों को लिख दीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बता दीजिए भैया पहले, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो 10, 30 और 50, 60, 65, 65 और 10, 75 और 50, 125। शिफ्ट बता दो फटाफट, वही प्लस का 25 सेंटीमीटर। प्लस का 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि भैया यदि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था तो बेटा शिफ्ट इधर होके इमेज कहीं यहां बनेगी, और कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी, फटाफट देखते भी चलिए, तो इसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। बोलो क्या ये डिफिकल्ट लग रहे हैं सवाल? एक ही चीज पे फोकस करना है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है, इस बात को अपने मन में बिठाओ सबसे पहले। तो यदि आपने ये मन में बिठा रखा कि सर सवाल तो बहुत डिफिकल्ट है, सवाल तो बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर तो आपको सवालों से कोई बचा ही नहीं सकता। क्लियर है? यस और नो। तो ये है आपका तरीका सवालों को सॉल्व करने का, चाहे कितने भी स्लैब आ जाएं, कुछ भी आ जाए, आप इसी प्रकार से आपको करना होगा। यस और नो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास में इमेजेस वगैरह से लेकर के भी सवाल पूछ लेता है, या फिर हम लोग बोले हमारे पास में स्लैब के बाद में एक मिरर लगा देता है। उस स्थिति में सवाल को कैसे टैकल करना है, इसको भी हम लोगों को यहां पर देखना है। माना कि हमारे पास में जो सिचुएशन में आपके पास में स्लैब रखा है, उसी के पास में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अपना कॉनकेव मिरर लगा लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मिरर पढ़ा हुआ है। तो उसी पर रिलेटेड सवाल, यदि डिफिकल्ट लेवल का सवाल एग्जामिनर चाहता है कि वो भैया आपसे पूछे, तो वो कुछ भी पूछेगा फिर तो क्वेश्चन ऑफ लिटिल बिट हायर साइड। सर क्या ये पूछेगा हमसे एग्जाम में? मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो फिर सर क्यों परेशान कर रहे हो? क्या है ना, हमें भी तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का ये लेना चाहिए ना, स्वाद। यस और नो? ओके, ये हो गया, ये हो गया। ये यहां पर हम लोग लगा लेते हैं, ये कुछ ऐसा लगा लिया। ठीक है, ये वही अपना सवाल है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया, देखो ये है आपका 10 सेंटीमीटर का स्लैब, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब और ये क्या बोलते हैं इसको, पोल, ये 10 सेंटीमीटर की दे देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहां पर 15, 10, म्यू बराबर 1.5। यहां पर है आपके पास में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, ये 10 सेंटीमीटर पर है। वैसे आप देखिए, मैं सवाल तो वही स्टैंडर्ड वाला ही है। सर सवाल स्टैंडर्ड वाला है कहां? देखो समझाता हूं आपको। सवाल क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा इसके अंदर में कि बताओ कि भैया फाइनल इमेज कहां बनेगी, वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। अब एग्जामिनर चालाक होते, एग्जामिनर कहीं से भी उसकी डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनर कहीं से भी उसकी डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। तो आप सवाल को ध्यान सुनना। देखो सवाल में हो क्या रहा है, एक तो प्रोसेस है आपकी लेंदी वाली। सर लेंदी वाली प्रोसेस मतलब कैसे? समझाता हूं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद नहीं है, वो भी इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो क्या करेंगे भैया, देखो पहला रिफ्रैक्शन, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। यस और नो? हो गया? ध्यान सुनना, क्या किया उन्होंने किया फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बराबर। फिर क्या किया उन्होंने? सेकेंड रिफ्रैक्शन, बराबर है। यस और नो? फिर क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर करेंगे। अब देखो, जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वापस चलेगी। अब देखो,
अब इसमें इस पे फोकस मत करना, कलर पे थोड़ा सा ध्यान देना, कलर कहां से कहां जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ऊपर, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर से निकालता हूं। मान लो यहां पे हुआ, अब कहां कैसे जा रही है उसको, उस पर आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में क्या होगा, अब रे विल रिटर्न, रे जो है वो वापस लौटेगी, बराबर है, रिफ्लेक्शन हो गया तो लौटेगी, जब लौटेगी तो उस समय आपको फिर से थर्ड रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और फिर से फोर्थ रिफ्रैक्शन देखने को मिला। सर आपको कैसे पता लगा थर्ड और फोर्थ, तो मैं बता देता हूं। देखो जब ये वापस जाएगी तो यहां एक रिफ्रैक्शन, यहां एक रिफ्रैक्शन और वापस से फाइनल इमेज यहां बनेगी, ठीक है। ये है सिचुएशन। तो अब हमको ये सवाल का मैंने आइडिया दे दिया कि ये 5 स्टेप होंगे, लेकिन हम लोगों ने स्लैब पढ़ लिया है, तो अब उससे क्या हो जाएगा, सवाल आपका आसान हो जाएगा। हम लोग इन दोनों स्टेप को हटा देंगे एक स्टेप में, और इन दोनों स्टेप की जगह भी एक स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि 2 रिफ्रैक्शन के कारण जो शिफ्ट होता है वो मैं पकड़ चुका हूं अभी। सवाल को समझिए, सवाल का लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा, आई नो दैट, बट क्या है ना, कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आगे चल के आप है ना लेंस के कॉम्बिनेशन वाले सवाल पढ़ेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसे टाइप के सवाल बनते हैं। तो अब एग्जाम मतलब नीट में कई बार वो सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन ऐसे सवाल पूछे नहीं है अभी तक स्लैब और मिरर लगा के। तो एटलीस्ट एक सवाल हम लोग अपने सेफर साइड के लिए कर लेते, एक सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रे वापस घूमेगी, फिर थर्ड रिफ्रैक्शन, फोर्थ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये तो हम लोग एक अंदाजे से बना रहे हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइट दिख रही है ना, देखो ये ऑब्जेक्ट जहां लिखा है, यहां से जो लाइट जा रही है ये वाली जो है, ये ग्रीन कलर है, ये यहां से गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर मैंने पीछे से ऐसे बनाई है। लेकिन अब वो एक्चुअली तो आपको कैसे करना चाहिए था, एक एक स्टेप को पकड़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग डायरेक्टली करेंगे। देखो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में मैं मान रहा हूं कि भैया यहां से यदि कोई ऑब्जर्वर यदि इसे देख रहा होता, एक काम करो यहां पे छोटा सा एक ऑब्जर्वर खड़ा कर देता हूं मैं, मान के चलो एक ऑब्जर्वर यहां से यदि देख रहा होता तो उसे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के कारण इमेज दिखाई देती। ध्यान सुनना, यदि एक अकेला ऑब्जर्वर होता तो उसे सिर्फ और सिर्फ इस रिफ्रैक्शंस के कारण, एक पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, दूसरा रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, इनके कारण उसे क्या दिखाई देती, इमेज। और वो इमेज जो दिखाई देती वो नॉर्मल शिफ्टेड इमेज दिखाई देती। मतलब उसके लिए नॉर्मल शिफ्ट पहले मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, वो है T1 माइनस का 1/μ। और मैंने इतनी देर से वही सवाल चलवा रहा हूं ताकि आपका डेटा आपके पास में तैयार रहे, मतलब कैलकुलेशन में आप ना उलझो। 5 सेंटीमीटर बराबर है, इसका मतलब कितना है, +5 आया। इसका मतलब यह है कि भैया आपकी जो पहली इमेज बनेगी ना, पहली इमेज वो कहीं यहां पर बनेगी, जिसे मैं नाम दे देता हूं I1, बराबर है। मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बन चुकी है। अब क्या होगा, ये जो पहली इमेज बनी है, ध्यान सुनना, ये जो पहली इमेज जो बनी है, फर्स्ट इमेज ड्यू टू ओनली रिफ्रैक्शन, ड्यू टू ओनली रिफ्रैक्शन विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये मिरर के लिए क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यस और नो। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो मिरर फॉर्मूले के हिसाब से यदि मैं इमेज की बात करता हूं तो भैया मैं जानता हूं V बराबर U इंटू एफ अपॉन U माइनस का F। तो V बराबर, अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी देखो 10 और 15 कितना हो गया 25, और ये 5 30 बराबर। तो मतलब आप कहोगे कि भाई यहां पर यदि मैं देखता हूं तो मुझे मिलता है U बराबर -30 और F बराबर -20। इन दोनों को आप पुट कर लीजिए, वॉट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट V बराबर -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस का 20। सो V बराबर आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट बना है, जो ये अभी I1 बना है, इसने इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। अब इसकी इमेज यहां से बनेगी कितनी दूरी पर बेटा, 60 सेंटीमीटर। कहां से 60, कहां से 60, तो यहां से 60 इस साइड में। और जब वो 60 सेंटीमीटर गिनोगे तो 15 और 10 25, और 60 चाहिए तो 60 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए 25, तो आपको मिल गया कितना
5, 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 5 में से 2, 5 में से 2 गए 3, 35। यस और नो, कुछ ऐसा। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिए, अब क्या होगा ना, जब ये लौट के रे जा रही होगी तो क्या फिर से रिफ्रैक्शन होंगे? यस बेटा। अब जब वापस से रिफ्रैक्शन होगा तो अब इस बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब यह है कि भैया इसके बाद में अगेन शिफ्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, अगेन शिफ्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, शिफ्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। और बताओ ये शिफ्ट कितने का होगा? क्या ये सेम शिफ्ट होगा? अगेन नॉर्मल शिफ्ट बराबर 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? जब रे वापस जाएगी फिर से शिफ्टिंग होगी, कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। और ये प्लस आया, तो प्लस आया मतलब क्या? किस डायरेक्शन में? जिधर में अपने काम की रे जा रही है। तो अब बताओ काम की रे किधर जा रही है? जिधर में अपने काम की रे जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो मतलब यहां से वापस से 5 सेंटीमीटर का क्या आएगा? शिफ्टिंग आएगी। मतलब अगेन कंसीडरिंग शिफ्टिंग, कंसीडरिंग शिफ्टिंग, तो भैया इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट कहां पर बताओ? 60 प्लस का 5 मतलब 65 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, 65 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो मिरर से कहां पहुंच गई बेटा? 65। मतलब फाइनल आंसर ये आएगा। क्या ये बात कम समझ में आई? श्योर है? और मिरर से यदि 65 आप गिनने जाओगे तो बेटा 65 10 और 15 कितने हो गए? 25। मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिलेगी? फाइनल इमेज मिलेगी। देखो बहुत सारी इमेज बनती है इसमें, यही दिक्कत होती है। क्लियर हुई बात? ये है वो डिफिकल्ट लेवल का सवाल जो एग्जामिनर चाहेगा कि भैया आप लोगों से पूछा जाए, एग्जामिनर चाहेगा आप लोगों से पूछा जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो कई लोग बोलेंगे चलो ठीक है सर जी मान लेते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? ओके। एक और चीज यहां पर पूछी जाती है कई बार। अब देखो उसका मैं डेरिवेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, और इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, उसमें एक फॉर्मूला तो अब मैं बनाना मेरे हाथ में बनता है। क्यों? क्योंकि अगेन डेरिवेशन के चक्कर में जाऊंगा फिर से लेट होगा। तो हम लोग एक सिंपल फाइनल फॉर्मूला पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। मान के चलो कहीं यहां पर μ1, यहां पर कोई स्लैब है जिसकी थिकनेस है T2, इस μ1 की थिकनेस है मान लीजिए T1, यहां पर कहीं रखा गया है आपका ऑब्जेक्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका है μ3, और इसकी जो थिकनेस है T3 है, और यहां पर जहां T3 खत्म हो रहा है यहां पर है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, देखो ये डिस्टेंसेस हो गई। तो सवाल पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। देखो ये है आपका ऑब्जर्वर और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, यदि ये सवाल बनता है तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। इसको आपको क्या करना है? डायरेक्टली याद रखना है। जहां ऑब्जर्वर खड़ा है उसको तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो सबसे पहले ले लो साइड में, उसके बाद में हर थिकनेस को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते चले जाओ और प्लस करते चले जाओ। मतलब T1 अपॉन μ1 प्लस का T2 अपॉन μ2 प्लस का T3 अपॉन μ3। ये एक काम का रिजल्ट है बेटा आपके लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वे में। क्योंकि देखो यदि अब मैं चाहूं तो इसको फिर से डिराइव कर सकता हूं और उसमें फिर से मेरा कम से कम 30 मिनट चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप डायरेक्टली अभी क्या कर लो, याद करो। किया कैसे होगा? वही बेटा देखो, पहले यहां रिफ्रैक्शन लगा, रिफ्रैक्शन ही लगाना है 2 बार और कुछ नहीं है। आप चाहें तो फिर से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी ऑब्जर्वर दे दिया है μ3 T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस का T3 अपॉन μ3। ये है यहां पर सारी चीजें। ध्यान क्या रखनी है कि भैया यहां पर μ1 जो है वो है ऑब्जेक्ट का मीडियम और μ3 जो है
वो है ऑब्जर्वर। रिजल्ट याद रख लेना, सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मान के चलो यदि भूले भटके उसने सवाल पूछ ही लिया आप लोगों से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सवाल को देख के डर जाएं कि अरे यार ये सवाल को हम लोग टैकल कैसे करें। ठीक है, तो एक रिजल्ट मेरी साइड से बनता है इतने डेरिवेशन करवाने के पश्चात, इतने सवाल करवाने के पश्चात एक डेरिवेशन, एक तो रिजल्ट आप याद रखोगे मेरे लिए, यस और नो? सर कोशिश करेंगे, वैसे सिंपल है, इस पे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में मतलब यदि आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वहां पर कई बार आपको ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक अगले टॉपिक पे चलते हैं, और इस टॉपिक का नाम है, छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है लेटरल शिफ्ट। क्या नाम है बेटा? लेटरल शिफ्ट। तो देखो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग पे ही बातें कर रहे हैं। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? ये लेटरल शिफ्ट, व्हाट इज दिस लेटरल शिफ्ट? क्या होता है ये लेटरल शिफ्ट? बता सकते हैं क्या आप लोग? देखो वही स्लैब की ही कहानी चल रही है, पूरी कहानी उसी स्लैब की है। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास में मान के चलो एक है ऐसा टी थिकनेस वाला स्लैब, बोलो यस और नो? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा म्यू। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यदि लाइट रे ऐसे आ रही होती तो ये कुछ ऐसे जाने वाली थी। ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे है। मैं यहां पर कुछ नॉर्मल्स वगैरह बना देता हूं। यहां आपका पहला नॉर्मल बनेगा और दूसरा बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये है आपके पास में एयर और ये भी है आपके पास में एयर। बताओ एयर से किसी मीडियम में गई तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब वास्तविकता में ये होगा कि ये लाइट रे कुछ इधर जाएगी, बराबर है। अब क्या होगा, फिर से यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब इस बार देखो क्या हो रहा है, इस बार जो है ना, ये जो लाइट रे है, इट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब यहां पर ये दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो देखो ये है आपकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपकी वो इंसिडेंट रे थी, यदि वो नहीं होता स्लैब तो सीधी जाती थी। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट, जिसे हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ठीक है, मान के चलो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं ए, और दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यदि ऐसा हुआ है तो भैया यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा आर। जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल आर वापस से मुझे यहां देखने को मिलेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और यहां आएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, स्मॉल ई लिखा है, जिसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर कुछ और चीजों के बारे में मैं यहां पर आपको डिस्कस करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पर ये कैलकुलेट करना है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, सो अब यहां से कहीं से भी परपेंडिकुलर डालो, तो मैंने मान लिया यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे ड्रॉप कर दिया है। अब मुझे इस डिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए बी और इस पॉइंट को सी। चलो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल चीज, कहां से, ए पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है, स्नेल्स लॉ लगा देता हूं मैं एट पॉइंट ए। तो मैं क्या लिखूंगा, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। सो आई कैन राइट μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आ रही है, मतलब 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। तो बेटा हमारे पास में जो म्यू आ रहा है वो आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर, यस और नो? तो आपने बोला सर जी ये वाली बात तो सही है। अब यहां पर आपसे ये तो पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट के लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को सोचता हूं थोड़ा सा। कौन सा ट्राइंगल भैया? तो ट्राइंगल हम जो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो है एबीसी। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी और सी। तो इस ट्राइंगल को जरा सोचते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल यहां से बेटा ऐसे जा रहा है, बोला ठीक है। अब एक काम और करता हूं मैं इसमें, और वो काम मैंने क्या किया, इसको और मैंने यहां पर एक्सटेंड कर दिया। क्यों किया सर जी?
तो इससे कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, उसको मैं समझाता हूं। देखो ये ए से मैंने ऐसे ऐसे, और एक इस वाले ट्राइंगल को और देखना जो ये हरा हरा किया हुआ है। सर जी इस हरे वाले ट्राइंगल से आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं इस हरे वाले ट्राइंगल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्राइंगल को यदि मैं साइड में यहां लेके आता हूं तो ये साइड है बेटा टी की, और ये वाला एंगल है आपके पास में आर। यस और नो? आपने बोला सही बात है। सो यहां पर देखो, यदि मैं यहां लिखता हूं कॉस आर, तो बताओ कॉस आर क्या लिखा जाएगा? कॉस आर, कॉस आर बड़ा लिखूं क्या? थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। लो भाई इसको बड़ा कर देता हूं। तो इस कॉस आर को लिखा जाएगा एडजासेंट, मतलब टी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो देखो इसका हाइपोटेनियस आपको मिल रहा है ए सी, तो टी अपॉन ए सी, तो ए सी इधर जाएगा, तो ए सी बराबर आपको मिलेगा टी अपॉन कॉस आर। तो आप कह सकते हो ए सी बराबर आपको मिल चुका है टी सेक आर। यस और नो? आपने बोला ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को वापस आगे की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। ओके चलो थोड़ा थोड़ा सा देखो, थोड़ी थोड़ी सी चीजों को यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपका काम यहां पर बनने लग जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यदि ये लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल आई है क्या? ध्यान से देखना, ये यहां से लेकर के यहां तक का। यस और नो? आपने बोला सही बात है। यदि ये आई एंगल है तो क्या मैं इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को देखो, इस वाले एंगल को देखो, क्या मैं इसे आई माइनस आर लिख सकता हूं? आई माइनस आर क्यों? ध्यान से देखना, मैं बोला सर लिख सकता हूं, और यदि लिख सकता हूं तो इस ट्राइंगल को यहां पर बना लेते हैं। देखो ये ऐसा ट्राइंगल, सॉरी सॉरी ये नहीं बना। देखो ये मैंने पहले लाइन खींची, ये 90 डिग्री, ठीक है? तो ये वाली साइड ऐसे आ गई, ठीक है? ये वाली साइड देखना, ए बी और सी, सही है क्या? ध्यान से देखो, यही ट्राइंगल बना रहा हूं, यहीं पर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझें। ये वाला एंगल है आई माइनस का आर। यस और नो? अब आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए बीसी। तो सोचो बीसी किसके साथ में लिखा जा सकता है? तो ये देखो, ये एंगल के सामने वाली साइड है, मतलब अपोजिट, और ये एसी आपको मालूम है, तो आप यहां लिख सकते हो क्या? कितना लिखना था? साइन थीटा के साथ में। तो आप लिखोगे साइन आई माइनस का आर बराबर अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। सो यू विल बी राइटिंग बीसी बराबर एसी इंटू साइन आई माइनस का आर। बोलो यस और नो? फटाफट देखो और बताओ, क्या बीसी बराबर एसी साइन आई माइनस आर लिखा जा सकता है? बिल्कुल। और ये जो एसी है उसे टी सेक आर लिख सकते हैं। सो इट एम्प्लाइज बीसी का जो आंसर आएगा वो आएगा टी सेक आर साइन आई माइनस का आर। ये तब है फॉर्मूला जब बेटा आपका एंगल्स वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं। नॉर्मल शिफ्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेगा, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। यस और नो? और ये साइन आर और इनको कहां से निकालोगे? तो बेटा इसके लिए यहां पर देखिए, आर निकालने के लिए यहां पर आपको ये चीजें दे रखी हैं, ये यहां पर चीजें दे रखी है, तो यहां से आप बेटा आर वगैरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर लैटरल शिफ्ट, तो इसे हम लोग एस एल लिख लेते हैं। कोई परेशानी होगी क्या? बोलो यस और नो? सर एक सवाल करवा दो इस पे यार। चलो एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, एक सवाल स्टैंडर्ड। देखो कोई ऐसे हाई फंडू सवाल तो आने वाले हैं नहीं, है ना? चलो मान लेते हैं एक सवाल करना ही है हम लोगों को। मैंने माना देखो ये ठीक है, यहां पर एक लाइट रे आ रही है, मान के चलो इसकी जो थिकनेस है वो 9 मीटर ले रहा हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो एडजस्ट करेंगे। मैंने बोला ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको बताना क्या होता है, सवाल तो सीधा यही बोलता है फाइंड लैटरल शिफ्ट। बोलो लगाओ फॉर्मूले में। तो आप बोलेंगे सर जी लैटरल शिफ्ट तो आपने पढ़ाया टी सेक आर साइन आई माइनस का आर। तो पहले आर निकालना, जब तक आर नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बराबर है? तो आर कैसे निकालोगे?
तो भैया देखो, अच्छा म्यू नहीं दिया मैंने, मान लो म्यू बराबर है √3, ठीक है, म्यू बराबर है √3, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू साइन 60 बराबर √3 इंटू साइन आर। देखो स्नेल्स लॉ लगाया है, 1 इंटू साइन 60 बराबर म्यू इंटू साइन आर। क्यों, पहले यहां पर एयर और यहां पे म्यू बराबर √3, तो 1 इंटू साइन 60, तो ये आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर √3 इंटू साइन आर। तो यहां पर बेटा ध्यान से देखिए, √3 कट जाएगा तो साइन आर का आंसर आ रहा है 1/2, और साइन के अंदर 1/2 मतलब आर का आंसर आ गया आपको 30 डिग्री। क्या ये पैराक्सियल वाला टाइप का कंडीशन बन रहा है? नहीं, पैराक्सियल वाला नहीं है। सो लैटरल शिफ्ट जो आएगा टी मतलब 9 इंटू सेक आर, तो बेटा सेक 30 इंटू साइन 60 माइनस 30, तो आप देखिए कितना आ रहा है, 9 इंटू सेक 30। बताओ भैया सेक 30 कितना आएगा? कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो इसका मतलब आएगा 2/√3 इंटू साइन 30 मतलब 1/2। सो यू आर गेटिंग 9/√3। सो √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो ये तीन, ये आंसर आएगा 3√3 मीटर। यस और नो? यू आर गेटिंग 3√3 मीटर इज द लेटरल शिफ्ट का आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है? बताओ फटाफट से। लेटरल शिफ्ट ये भी एक सिंपल सा पॉइंट होता है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं है जिसमें आप लोग की हैरान हो जाओ कि सर कैसे करना है, क्या करना है, एटसेट्रा। मैं बोला ठीक है। अब इसमें जो सवाल आते हैं, कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं, ये जो मैंने करवाया है टी सेक आर साइन आई माइनस आर, ये तो आपको ठीक है चल जाएगा, लेकिन मान के चलो आपके पास में सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां पर ये पैराक्सियल रे वगैरह की कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जहां पर एंगल वगैरह छोटे आ रहे होंगे, तो वहां पर आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला फिर आपका चेंज हो जाता है। मतलब कैसे? यदि मैं बोलता हूं, देखो अभी तो देखो लेटरल शिफ्ट जो लिख रहे हैं वो है टी सेक आर साइन आई माइनस का आर, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि यदि बोला जाए कि इफ आई इज स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? स्मॉल है, तो उस केस में आप कहोगे कि भैया साइन आई जो है वो आई बन जाएगा, और सेक आर जो है वो 1 बन जाएगा। सेक आर कितना बन जाए, सॉरी सेक आर 1 क्यों बन जाएगा? सेक आर 1 नहीं बनेगा। तो आपके पास में कॉस आई जो है वो 1 बन जाएगा। कॉस आई की जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। तो हमारे पास में, तो आपने देखा 1 इंटू साइन आई मतलब आई बराबर है ना, और म्यू इंटू साइन आर की सिचुएशन आ रही है। ये सिचुएशन यहां पे अटकी पड़ी है आपके पास में एक। तो इन सारी सिचुएशंस को हम लोग कंसीडर करते हुए डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि भैया रिमेंबर द रिजल्ट, और वो है कि लेटरल शिफ्ट जो आएगा वो आएगा टी इंटू आई 1 माइनस का 1/μ। सही लिखा हूं क्या? ये है कब? जब आपका आई स्मॉल हो। जनरली आपको आई स्मॉल का केस देता नहीं है, और ये एंगल किस में है? रेडियन में है। एंगल किस में है? रेडियन में। ये लेटरल शिफ्ट कब है? जब आपके पास में क्या हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। तो देखो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है नॉर्मल शिफ्ट जैसा चला गया है? यस, बिल्कुल वैसा ही चला गया है, लेकिन यहां पर एंगल स्मॉल है। ये एक कंडीशन यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? तो मुझे लगता है कि भैया यहां पर ये वाली कंडीशन आपको समझ में आनी ही चाहिए। यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। मान के चलो ऐसा हो जाए कि भैया यहां पर म्यू है और यहां पर एयर है, ठीक है। यहां कहीं आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अब देखो क्या हो रहा है, यहां से लाइट रे निकली है, इसको जाना तो ऐसे था,
लेकिन मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं यहां पर, इस कंडीशन को समझिए जरा। मान के चलो यदि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लेट्स से यहां से रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसे चले जाए, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड लाइट रे, पॉइंट को समझिए, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, देन आपको बताना है रिलेशन इन म्यू एंड आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और म्यू में रिलेशन बताना है। हम लोग एक सवाल पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब एक रिलेशन आया था, यदि आपको याद हो तो। वो रिलेशन काम का है, वैसे ये भी रिलेशन काम का ही है, ठीक है। आगे चल के इसको हम लोग एक नाम दे देंगे, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे क्रिटिकल एंगल बोलने वाले थोड़ी देर के बाद में, पर पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, सवाल में ये बोला गया है कि भैया ये आपके पास में है इंसिडेंट लाइट रे, ये है आपके पास में इंसिडेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और बेटा ये यहां पर आपका नॉर्मल है, और आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये आपकी परपेंडिकुलरली जा रही है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो भैया आप स्नेल्स लॉ लगा लो, तो आप कहोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, यस और नो, तो आपने बोला सही बात है। चलो लिखना चालू करो, म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आ रही है, मतलब म्यू इंटू साइन आई बराबर म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, मतलब एयर, मतलब 1 इंटू साइन 90। सो भैया यहां पर देखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, तो आपके पास में साइन आई बराबर आएगा 1 बाई म्यू, सो यू कैन राइट आई बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। सो इसको, ये जो एंगल बन रहा है इसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, इसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो इसे लिखते हैं आईसी बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू, क्या ये बात ध्यान रहेगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की ही बात कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड लाइट रे becomes parallel to the surface, या तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, या फिर कह सकता हूं कि for which refracted light ray becomes parallel to the surface, या फिर मैं कह सकता हूं for which एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो इस रेड की जगह लिख रहा हूं बस मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो भैया हम लोग कहेंगे इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज, इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई है आप लोगों को या नहीं आई है, बताओ फटाफट। डेफिनेशन में कोई परेशानी लायक सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, श्योर है। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन, बराबर है। ये क्रिटिकल एंगल मतलब देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर कहां पर है, रेयरर मीडियम में,
तो ये वाला वो फिनोमिना है। अब इसके अगला जो फिनोमिना आता है वो आता है वैसे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे पहले मैं एक और फॉर्मूला आपको डिराइव करवाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस फॉर्मूले को याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब सर क्या है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान के चलो हमारे पास में देखो ये बाउंड्री हो गई, ठीक है, यहां पर एक सोर्स है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये है आपका एच गहराई पर, ठीक है, ये कहां पर है, एच गहराई पर है। यहां से एक लाइट रे निकली कॉर्नर पे, यहां से ये लाइट रे गिर रही हैं, तो इतने वाले सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, ये वो लाइट रेज हैं जो क्या हो रही हैं, यहां से ये ऐसे पैरेलल जा रही हैं, यहां से ये क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। ये सिचुएशन है, मतलब यहां पर एक सर्कुलर एक रीजन बनता है। तो इस सर्कुलर रीजन की आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है, ये आपका सवाल है। ये क्या है, यहां पर सर्कुलर रीजन बन रहा है, तो इसको आपको आर को कैलकुलेट करना है। एच आपको गिवन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा इस मीडियम का म्यू, ये गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। सो अब सोचिए थोड़ा सा और दिमाग लगाइए क्या हो रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जी यदि ये एंगल पे जाके देखो यहां से लाइट गई और दिस इज बिकमिंग पैरेलल टू द सरफेस, यहां से लाइट गई एंड बिकमिंग अगेन पैरेलल टू द सरफेस, इसका मतलब दिस एंगल इज व्हाट, देखो ये वाला एंगल जो है वो है आपका क्रिटिकल एंगल आईसी, जिसे मैं सी मान रहा हूं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और यदि ये सी है तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहां पर भी आएगी सी, और ये वाला भी सिचुएशन क्या आएगा, सी। तो अब बस यहां पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो मान के चलो इसमें एच गिवन है, ओके, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं बेटा साइन सी बराबर, अब देखो मैं 10 भी लगा सकता हूं लेकिन 10 से फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसको ध्यान रखना। तो वो आएगा आर अपॉन, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो एक्स कितना आएगा जरा बताओ, अंडर द रूट ऑफ क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। तो आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर आएगा। यस और नो, बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है सर जी। अच्छा ये जो साइन सी लिखा जाएगा उसे क्या लिख सकता हूं, अभी देखो थोड़ी देर पहले क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन किया है, कहां गया यार, हाँ, तो आई क्या था, क्रिटिकल एंगल बन रहा था जिसे मैं आई सी बोल रहा हूं, तो इसे मैं 1/μ लिख सकता हूं। तो 1/μ यदि मैं लिख देता हूं तो मेरे पास में आएगा 1/μ बराबर आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको आर कैलकुलेट करना है। तो क्या करूं, दोनों साइड में कर देता हूं स्क्वायर, तो यह आएगा बेटा 1/μ स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। बोलो यस और नो। क्या मैं इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यस और नो, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूं मैं बेटा डेरिवेशन को, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, इसको उधर लेके जाते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर बनेगा म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। सो यहां से आप देखिए एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में ले लेता हूं कॉमन, तो ये बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस का 1। सो यहां पर आर स्क्वायर बचेगा आपके पास में एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस का 1। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, अब क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो आप देखिए आपको आर का फॉर्मूला मिल रहा है एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस का 1। ये क्या मिल रहा है बेटा, फॉर्मूला एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस का 1, एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस का 1। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। दिस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे चल के यूज भी करते हैं, किसके लिए, इसे हम लोग बोलते हैं विजन ऑफ फिश, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, ऐसा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल यही चीजें होती हैं, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन वहां पे क्या एक डायामीटर पूछ लेते, ये रेडियस निकालिए, इस बात को ध्यान रखना। डायामीटर पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देना, क्यों, ये तो आर है, डायमीटर चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज द सिचुएशन, ये भी आपको एक पता होना चाहिए। अगेन अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन,
एक सिंपल सा फॉर्मूला बस मैंने यहां पर क्या कर दिया है, आपको डिराइव कर दिया है। क्लियर है? सो ये हमारा यहां पर बेसिक चीजें थी जिसको हम लोगों ने यहां पर समझने की कोशिश करी। अब यहां से आगे देखो, अब देखो मैं क्रिटिकल एंगल तक पहुंच चुका हूं। अब क्या होगा, देखो पहले लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जा रही थी, फिर हमारी लाइट मुड़ी निकली बाहर लेकिन सरफेस के पैरेलल हो गई, और अगला जो फिनोमिना है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसमें क्या होगा, जाएगी और उसी मीडियम में लौट के वापस आ जाएगी, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, लेकिन उसे अभी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है ये। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने शिफ्टिंग फ्रॉम द स्लैब पढ़ी, नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा जिसमें क्या लिखा, T1 माइनस 1/μ, 1 की जगह फिर हम लोगों ने म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब लिखा, उसको सीखा। उसके बाद में लेटरल शिफ्ट के बारे में बात करी। देखो स्लैब में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बराबर वही चीजें फिर आगे चल के आपको प्रिज्म में काम आने वाली है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही उन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस कर लिया। हालांकि प्रिज्म में फिर दो चीजें चलती हैं, डिस्पर्शन और डेविएशन, तो वो आगे आने वाला है फिनोमिना, लेकिन अभी हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। सो आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अभी समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए